गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग एक न्यू सब्जेक्ट मशीन डिजाइन को स्टार्ट करने चल रहे हैं डियर, जो कि हमारा अनदर नेम डिजाइन ऑफ मशीन या डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए डियर, आज का जो हम लोग एक सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे उस सब्जेक्ट का नाम है मशीन डिजाइन। इसे हम लोग दूसरे शब्दों में डिजाइन ऑफ मशीन के नाम से जानते हैं, जिसे शॉर्टकट में हम लोग DOM बोलते हैं। DOM बोलते हैं, डिजाइन ऑफ मशीन या डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट। तो हम इसके बारे में ये समझेंगे डियर, ये सब्जेक्ट हमारा कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन इतना भी बेकार नहीं है कि इससे क्वेश्चंस ना आए। तो हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करता है, हमारे सारे चीज़ों की स्टडी करवाता है, तो क्वेश्चंस तो आते हैं। तो इस वजह से हमें इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट को कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देन हमारी कन्वेंशनल और ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चंस को सारी स्टडी अच्छे से कंप्लीट होगी। तो हम पहले क्या करेंगे डियर, इस सब्जेक्ट की इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। देन आफ्टर हम लोग कौन कौन से चैप्टर के डील करने जा रहे हैं इसमें, उसका डिस्कशन करेंगे, और फिर एक एक चैप्टर को हम लोग 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आइए डियर, हम ये समझते हैं कि हमारा जो मशीन डिजाइन सब्जेक्ट है ये क्या होता है। देखिए, दुनिया में कोई भी चीज़ बनी है तो सबसे पहले उस चीज़ के बारे में सोचा गया होगा। उस चीज़ के बारे में हम लोग क्या करेंगे, थिंक करेंगे कि हमें क्या बनाना है। थिंक करने के बाद उस ऑब्जेक्ट का हम लोग एक डिजाइन मैप तैयार करते हैं कि हमें कैसे बनाना है, किस साइज का बनाना है। तो अब उस सब्जेक्ट को जब हमें बनाना है तो जिस भी चीज़ की हम लोग थिंकिंग करते हैं, हमेशा हम क्या करते हैं डियर, कि जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसी चीज़ की थिंकिंग हम करते हैं। अगर हमें कमरे में ठंडक महसूस करनी है तो हम AC की थिंकिंग करते हैं, मतलब हम ठंडक के लिए AC की थिंकिंग कर रहे हैं। तो हमारी डिजायर क्या है, कूलिंग करना। तो सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट किसकी होती है, यूज। हम पहले क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट या इसी को बोलते हैं यूज। जब हमें किसी ऑब्जेक्ट के यूज के बारे में पता है कि किस चीज के लिए बनाना है, तो दूसरा अब हम क्या करते हैं डियर, सेकंड में हम लोग क्या करते हैं, उसके मटेरियल की बात करते हैं कि किस मटेरियल का बनाया जाए। अब अगर जहाँ पे मेटल की रिक्वायर्ड है वहाँ प्लास्टिक के मटेरियल का बनाएंगे तो वो फेल कर जाएगा। जहाँ प्लास्टिक के गियर बनाने हैं वहाँ मेटल के गियर बनाएंगे तो बहुत कास्ट बढ़ जाएगी। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें मटेरियल के सिलेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। जब मटेरियल भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो अब जिस चीज़ की हमने थिंकिंग किया है उस चीज़ को बनाने के लिए डियर हम लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अप्लाई करते हैं। देन आफ्टर हमारा वो चीज़ क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट हमारा प्रोड्यूस होता है जिसे हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यही हमारा डियर, यही टॉपिक कहलाता है डिजाइन। अब इसमें अगर हम लोग किसी भी मशीन के कंपोनेंट की डिजाइन करें इस प्रोसेस के अंतर्गत, तो वही सब्जेक्ट हमारा कहलाता है मशीन डिजाइन। हम ये जानते हैं डियर कि जो भी हमारी मशीन बनती है वो क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट के सेट से बनाई जाती है। कोई भी मशीन एक कंपोनेंट की नहीं बनाई जाती, बहुत सारे कंपोनेंट के असेंबल से बनाई जाती है। तो मशीन जो बनती है वो हमारी क्या होती है डियर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट का यूज करके बनाई जाती है, अब इन्हीं डिफरेंट कंपोनेंट की डिजाइन प्रोसेस को हम लोग पढ़ेंगे मशीन डिजाइन के अंतर्गत। तो मशीन डिजाइन इज ए सब्जेक्ट इन विच वी हैव स्टडी द डिजाइन ऑफ मशीन कंपोनेंट।
मशीन कंपोनेंट के डिजाइन की स्टडी हम लोग मशीन डिजाइन के अंतर्गत करेंगे। वो मशीन कंपोनेंट हमारा बेल्ट हो सकता है, वो मशीन कंपोनेंट हमारा पुली हो सकता है, गियर हो सकता है, चेन हो सकता है, क्लच हो सकता है, कपलिंग हो सकता है, पाइप हो सकते हैं, ये सारे शाफ्ट हो सकते हैं। इन सब की डिजाइन हम लोग किस में पढ़ेंगे डियर? मशीन डिजाइन के अंतर्गत। दैट मीन्स हमारा क्या है, डिजाइन एक ऐसा सब्जेक्ट है, मतलब डिजाइन इज ए क्रिएट न्यू थिंग्स, या तो डिजाइन के अंतर्गत हम उस मशीन कंपोनेंट के नई थिंकिंग करके नया प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट बना लें, उसे कहेंगे डिजाइन ए न्यू थिंग्स, या उस पुराने ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके और यूजफुल कर दें तो उसे हम लोग बोलेंगे मॉडिफाइड ओल्ड थिंग्स। या तो हम लोग नए ऑब्जेक्ट को बनाएं या पुराने ऑब्जेक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन करके उस ऑब्जेक्ट को बनाएं, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं डियर डिजाइन। अब इसमें अगर मशीन के एलिमेंट के बारे में बात करेंगे तो वही प्रोसेस कहलाएगा मशीन डिजाइन। सेकेंड थ्योरी इसकी क्या होती है? इन अदर वर्ड डिजाइन इज टू फार्मुलेट ए प्लान ऑफ सेटिस्फाइड, एक प्लान बनाते हैं, सेटिस्फाइड प्लान बनाते हैं जो हमारा पर्टिकुलर नीड होता है किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए फिजिकल प्रोसेस अप्लाई कर। अब हम बात करते हैं ये डिजाइन हम कर रहे हैं एक नई थिंग्स या पुरानी थिंग्स को मॉडिफाइड करके बना रहे हैं, वो डिजाइन हमारी कितने कैटेगरी की होती है? तो अगर उसके हम क्लासिफिकेशन की बात करें डियर, हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मशीन डिजाइन की, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं डियर, तीन तरीके का मशीन डिजाइन यूज करते हैं। बेसिकली हम लोग 3 टाइप्स मशीन डिजाइन यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा होता है एडाप्टिव मशीन डिजाइन। एडाप्टिव मशीन डिजाइन, इसका मतलब ये होता है डियर कि हम क्या करते हैं, किसी भी पुराने ऑब्जेक्ट को लेते हैं, उस पुराने ऑब्जेक्ट में कुछ माइनर मॉडिफिकेशन करते हैं अपने यूज को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। हम उस ऑब्जेक्ट में माइनर मॉडिफिकेशन करें और माइनर मॉडिफिकेशन करके हम उस ऑब्जेक्ट को बना दें, तो ऐसी डिजाइन प्रोसेस को डियर हम लोग बोलते हैं एडाप्टिव डिजाइन। एडाप्टिव का मतलब क्या होता है कि हम किसी पुराने प्रोडक्ट से कुछ मैटर को एडॉप्ट करें और देन हम लोग नई चीज को बना लें। जैसे इसका हम एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं डियर, जैसे देखिए सपोज करिए कि हम एक मोबाइल का एग्जाम्पल ले लें। अब इस मोबाइल को हम क्या करें, मान लीजिए कि ये हमने मोबाइल बनाई, इस मोबाइल में हमने पहले बनाया तो इसके केवल इतने डिस्प्ले पे हमारी लाइट जलती थी, ये डिस्प्ले हमारे यूज का नहीं था, साइज इतना था लेकिन यूज इतना होता था। हम इसी मोबाइल को लिए और इसमें क्या किए, इसके डिस्प्ले साइज को थोड़ा सा और बढ़ा दिए। अगली बार हम क्या करेंगे, इसके डिस्प्ले साइज को और बढ़ा दिए तो अब इस तरीके से हमारा क्या हो रहा है डियर, मोबाइल को ही हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे उसके डिस्प्ले में माइनर मॉडिफिकेशन कर करके हम चेंज करते चले जा रहे हैं। तो ऐसे डिजाइन प्रोसेस को डियर हम लोग बोलते हैं एडॉप्टिव मशीन डिजाइन प्रोसेस, जिसमें कुछ पार्ट हम लोग क्या करते हैं, एडॉप्ट कर लेते हैं और एडॉप्ट करके हम इस तरीके से इसको बनाते हैं। कैमरे की बात करें तो पहले इसमें कुछ इस तरीके से यहाँ पे कैमरे दिए जाते थे, इसको कम करके फिर यहाँ केवल कैमरा दिया जाने लगा, लास्ट में यहाँ पर कैमरा दिया जाने लगा। तो इस तरीके से इस पे हम लोग क्या किए डियर, डिजाइन प्रोसेस को अप्लाई किए, तो यही डिजाइन प्रोसेस हमारा कहलाता है एडॉप्टिव मशीन डिजाइन प्रोसेस। सेकेंड हम बात करते हैं न्यू डिजाइन प्रोसेस की। सेकेंड हम बात करते हैं न्यू डिजाइन प्रोसेस। न्यू
डिजाइन प्रोसेस। न्यू डिजाइन प्रोसेस का मतलब ये होता है डियर कि जैसे हमें किसी भी नए पावर प्लांट का इस्टेब्लिश करना है, एक नई जगह गए पूरा का पूरा पावर प्लांट इस्टेब्लिश करना है, सोलर पावर प्लांट इस्टेब्लिश करना है, थर्मल पावर प्लांट इस्टेब्लिश करना है, तो उसमें जितना भी कॉन्सेप्ट हम लोग लगाते हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करते हैं डियर, उन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं न्यू डिजाइन। जैसे हम लोग क्या करेंगे, थर्मल पावर प्लांट की डिजाइन करें, हाइड्रो पावर प्लांट की डिजाइन करें, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, इन सब की डिजाइन करेंगे डियर, तो ये डिजाइन हमारी कहलाएगी न्यू डिजाइन प्रोसेस। और थर्ड हमारा होता है डेवलप्ड डिजाइन प्रोसेस। डेवलप्ड डिजाइन प्रोसेस। अच्छा देखिए, फर्स्ट हमने डिस्कस किया डियर, फर्स्ट हमने कहा कि हमारा क्या होगा, फर्स्ट हमने इसमें पढ़ा आपको कुछ डिजाइन हमने क्या किया, माइनर मॉडिफिकेशन कर दिया, उसे हमने बोला एडाप्टिव डिजाइन प्रोसेस। सेकंड हमने न्यू डिजाइन कर दिया। थर्ड हमने क्या किया, थर्ड हमने पढ़ा डेवलप्ड डिजाइन प्रोसेस। इसमें क्या होगा डियर कि चीजें हमारी स्टेप बाय स्टेप पूरी फार्मुलेट होकर चेंज हो जाएंगी। हम एक नई चीज बनाएंगे, जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे, अगर हम बात करें रेडियो। अच्छा, पुराने जमाने में मनोरंजन का साधन रेडियो था, फिर हम उसके बाद और आए तो टीवी लाए, ब्लैक एंड वाइट। अब रेडियो का कोई भी कॉन्सेप्ट हमारा टीवी में यूज नहीं हुआ, टीवी एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, तो ये हमारी कहलाएगी डेवलप्ड डिजाइन। उससे ज्यादा एक कदम आगे डेवलप होकर एक नई चीज बनी। अब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को भी हम लोग नए फार्मूलेट में कन्वर्ट किए, कलर टीवी में। अब कुछ दिन बाद, अच्छा, ब्लैक एंड व्हाइट का कोई भी पार्ट कलर टीवी में बनाने में यूज नहीं होगा, कलर टीवी एक उससे ज्यादा डेवलप करके आ गई। अब कलर टीवी हैवी आई थी, हम उसको क्या किए, फ्लैट टीवी बनाए, स्लिम टीवी बनाए, अल्ट्रा एज टीवी बनाए, कर्व टीवी, कर्व एज। तो ये सारा हम लोग क्या कर रहे हैं, लगातार हर स्टेप में डेवलपमेंट करते जा रहे हैं। ऐसे डिजाइन को डियर हम लोग बोलते हैं डेवलप्ड डिजाइन। ये बेसिक हमारे 3 टाइप के डिजाइन होते हैं। अब इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे डियर, देखिए हम क्या करते हैं, इन डिजाइन प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन ऑफ मटेरियल एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं डियर, देखिए जब किसी चीज को हम लोग डिजाइन करते हैं तो हमें पहले रिक्वायरमेंट तो उसकी पता हो जाएगी, सेकेंड स्टेप पे जब मटेरियल आता है तो यहीं से हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को पढ़ना। मान लो कि हमें नट बनाना है, हमें सैफ्ट बनानी है, कुछ भी बनाना है, अगर हमें नट एंड बोल्ट बनाना है तो इसका मतलब रिक्वायरमेंट तो हमें पता हो गई कि नट बनाना है। अब इस नट के लिए सिलेक्शन ऑफ मटेरियल की जरूरत है। तो सेकेंड स्टेप में जो हम लोग सिलेक्शन ऑफ मटेरियल की बात करने चल रहे हैं, उसके लिए ये हमारा लेक्चर 1 रहेगा इंट्रोडक्शन का। तो सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे डियर कि जैसे हम सिलेक्शन ऑफ मटेरियल की बात करें, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, तो बेसिक मटेरियल हमारे पास डियर इन्वायरमेंट में 2 टाइप का अवेलेबल होता है। मटेरियल हमारा इन्वायरमेंट में 2 टाइप का अवेलेबल होता है। फर्स्ट हमारा होता है डक्टाइल मटेरियल और सेकंड हमारा होता है ब्रिटल मटेरियल। बस यही 2 टाइप के मटेरियल अवेलेबल होते हैं डियर। उसके बाद इन्हीं मटेरियल में एक्सटर्नल एलॉइंग एलिमेंट मिलाकर इनकी प्रॉपर्टीज को घटाते बढ़ाते हैं और नए नए मटेरियल हम लोग बनाते रहते हैं। डक्टाइल मटेरियल वह मटेरियल होता है डियर जिसके हम शेप एंड साइज को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ब्रिटल मटेरियल में शेप एंड साइज को चेंज नहीं करेंगे, इसे केवल फ्रैक्चर करके तोड़ सकते हैं।
तो ये हमारा कहलाता है ब्रिटल मटेरियल। दूसरी बात, दूसरी पहचान ये है डियर कि जब किसी मटेरियल में मान लो ये हमने लोड लगाया, ये हमने लोड लगाया, अब इसकी लंबाई में देखो कुछ ना कुछ इलॉन्गेशन वृद्धि होगी। पहले इसकी लंबाई सपोज करो L थी, इसके बाद इसकी लंबाई हो जाए L प्लस डेल्टा L। इसके अकॉर्डिंग अगर हम ब्रिटल और डक्टाइल मटेरियल की बात करें तो ब्रिटल मटेरियल वो मटेरियल कहलाएंगे डियर जिस मटेरियल की लंबाई में वृद्धि 5% से लेस हो, लेस देन 5% इंक्रीज इन लेंथ। 5% के ऊपर अगर हम लंबाई में लोड लगाएं तो वह फेल कर जाए, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल। अब इसके बाद 0 से 5% तक ही बढ़ पाएगा। 100 mm लंबी शाफ्ट है, लोड लगाएंगे तो 105 mm तक बढ़ पाएगा, 106 mm पे फेल हो जाएगा। लेकिन अगर 105 mm से ऊपर अगर वो अपनी लंबाई बढ़ा पाया 106, 107, 110, तो लगभग 5 से 15 mm, अगर 5 से 15% अगर लंबाई में वृद्धि करता है तो ऐसा मटेरियल कहलाता है डियर इंटरमीडिएट डक्टाइल मटेरियल। अगर उसके मटेरियल की लंबाई 15% से ज़्यादा हो जाए, ग्रेटर देन 15% हो जाए, 15% से ज़्यादा उसमें परसेंटेज इलॉन्गेशन मिलने लगे, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग बोलते हैं प्योर डक्टाइल मटेरियल। तो ये हमारे मटेरियल की पहचान होती है डियर डक्टाइल एंड ब्रिटल। अब हम इस पे ये देखने चल रहे हैं कि जब हम डिजाइन करते हैं तो इस पे हमारा क्या होता है कि जो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन डायग्राम पे क्या क्या फीचर देता है, उसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग समझेंगे, अपना आगे बढ़ाएंगे टॉपिक को। तो हम लोग क्या करेंगे डियर, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको डिस्कस करने चल रहे हैं। तो देखिए, जब हमारे पास डक्टाइल मटेरियल होता है या ब्रिटल मटेरियल होता है, हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन डायग्राम पे, प्रतिबल विकृति कर्व पे हम लोग इसको डिस्कस करने चल रहे हैं। हम लोग जानते हैं डियर इस एक्सिस में स्ट्रेस होता है और इस एक्सिस में स्ट्रेन होता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम सिंपल मटेरियल की बात करें तो इसमें क्या होता है, जब हम लोड की वैल्यू बढ़ाते हैं तो कुछ दूर तक मटेरियल लीनियर डिफॉर्मेशन देता है, और जब लोड हटा लेते हैं तो मटेरियल कंप्लीट अपने शेप एंड साइज को रीगेन कर लेता है। जिस लिमिट तक मटेरियल कंप्लीट शेप और साइज को रीगेन कर लेता है, उस लिमिट को हम लोग बोलते हैं डियर प्रोपोर्शनल लिमिट। सपोज करो इस पॉइंट को हम लोग बोल दिए ए पॉइंट हमारा होता है प्रोपोर्शनल लिमिट। अब इस प्रोपोर्शनल लिमिट के ऊपर अगर हम लोड की वैल्यू को बढ़ा दें तो वह मटेरियल क्या हो जाएगा, थोड़ी दूर और तक लोड को बियर करेगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, लोड हटा लेने पर कंप्लीट शेप और साइज को रीगेन कर लेगा, लेकिन उसके अंदर कुछ इंटरनल स्ट्रेस इंड्यूस्ड रहेंगे। तो उस लिमिट को डियर हम लोग बोलते हैं, उसके आगे लीनियर बिहेवियर नहीं देगा मटेरियल, लीनियर बिहेवियर नहीं देगा, तो इस बी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। तो सेकंड हमारा होता है इलास्टिक लिमिट, जिसके ऊपर लोड लगाने पर परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट होने लगता है। अब इसके ऊपर जब हम लोग लोड लगाते हैं डियर तो 2 पॉइंट हमें मिलते हैं। एक पॉइंट हमें मिलता है यील्ड पॉइंट, यील्ड में कौन सा, अपर यील्ड पॉइंट, और एक हमें मिलता है लोअर यील्ड पॉइंट। इसके बाद मटेरियल क्या होता है डियर, स्ट्रेन हार्डनिंग मिलता है। जहां तक स्ट्रेन हार्डनिंग मिलता है, देन इसके बाद यहां पर जाकर फ्रैक्चर हो जाता है, मतलब फेल कर जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। यहां से लेकर अगर मान लेते हैं इसको सी पॉइंट, इसको डी पॉइंट, इसको डी डैश, तो डी डैश से लेकर ये जो ई पॉइंट है, इस ई पॉइंट को हम लोग अल्टीमेट पॉइंट बोलते हैं। यहां के बाद ई पॉइंट और डी पॉइंट के बीच में ये होता है स्ट्रेन हार्डनिंग।
स्ट्रेन हार्डनिंग। अगर डक्टाइल मटेरियल है तो स्ट्रेन हार्डनिंग के बाद यहाँ पे क्या होता है, नेकिंग स्टार्ट होती है। नेकिंग स्टार्ट होती है। नेकिंग मतलब मटेरियल पतला होने लगता है। जैसे ये मटेरियल हमारा कुछ अगर इस तरीके का था, अब इस पे हमने ऐसा लोड लगाया तो ये क्या होगा, कुछ देर बाद इस तरीके से पतला होने लगेगा। तो अब ये जो पतला हो रहा है इसी को बोलते हैं नेकिंग। लास्ट में पतला होकर यहाँ से फेल हो जाएगा। तो पतला होना कहाँ से स्टार्ट होगा, अल्टीमेट पॉइंट के ऊपर, और उसके बाद जरूरी नहीं कि इसके सेंटर पे, हो सकता है वो यहाँ से थिन होना शुरू हो या यहाँ से थिन होना शुरू हो, कहीं से भी पतला होना शुरू होगा। जहां से वो अपने साइज को थिन करना शुरू करेगा उसी को बोलते हैं नेकिंग। नेकिंग कहाँ से होगा, ई से लेकर ये एफ तक, और एफ के जस्ट बाद वो फेल कर जाता है, टूट जाता है। यह एक डक्टाइल मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती है। अगर यही ब्रिटल मटेरियल होता डियर तो उसमें क्या होता है, इस अल्टीमेट पॉइंट के बाद कोई नीकिंग नहीं होती और वो यहीं पर कभी भी फ्रैक्चर होकर फेल कर जाता। ब्रिटल मटेरियल में कभी भी फेल्योर इंडिकेशन नहीं मिलता है, वह अचानक से फेल करता है। तो यह एक प्रॉपर्टीज होती है। ब्रिटल मटेरियल की अगर हम ग्राफ की बात करें तो वह सीधे जाता है और यही कहीं ऐसे फेल कर जाता है। जो मोस्ट ब्रिटल मटेरियल है वो सीधे जाकर कहीं पे फेल कर जाता है। वो जहां पे फेल करेगा उसी को बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। अब यहाँ पे देखते हैं स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो आपको पता है कि डक्टाइल मटेरियल के लिए ये परमानेंट डिफॉर्मेशन इसके बाद आता है। तो इसका मतलब जो डक्टाइल मटेरियल की मैक्सिमम लोड कैपेसिटी है परमानेंट डिफॉर्मेशन होने से पहले वो कौन सी होगी, यील्ड पॉइंट होगी। अब यहाँ पे देखो यील्ड पॉइंट जो होगी वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी। मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी किसके लिए, डक्टाइल मटेरियल के लिए। और अगर हम अल्टीमेट पॉइंट की बात करें तो वो अल्टीमेट पॉइंट किसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी, वो होगी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी किसके लिए, ब्रिटल मटेरियल के लिए। और ये किसके लिए है, डक्टाइल मटेरियल के लिए। डक्टाइल मटेरियल यील्ड पॉइंट के बाद परमानेंट डिफॉर्मेशन देना शुरू करेगा और ब्रिटल मटेरियल अल्टीमेट पॉइंट के बाद परमानेंट फेल हो जाएगा। तो जो मटेरियल जिस पॉइंट पर परमानेंट फेल हो उसके जस्ट पहले जितना मैक्सिमम लोड सह सकता है उसी को उसकी स्ट्रेंथ बोलते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ बोलते हैं। अब कि कौन कितना ज्यादा स्ट्रेंथ सहन करता है, अब देखिएगा उसकी हम लोग बात करने चल रहे हैं। चलिए यहाँ पे बात करते हैं। देखिए बात करते हैं डियर, हम एक टर्म लिखते हैं एस वाई टी एस वाई सी और हम लोग लिखते हैं एस यू टी और एस वाई टी। इसका मतलब ये होता है डियर, देखिए एस फॉर होता है स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कौन सी, वाई का मतलब यील्ड, इसका मतलब होता है यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन। अगर ये कंप्रेशन में होता तो इसे लिखते हम एस वाई सी, ये कंप्रेशन में होता। देखिए कंप्रेशन में है तो इसे हम लिखेंगे यील्ड स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन, यील्ड स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन। कंप्रेस होने में जितना मैक्सिमम लोड सहन कर सकता है उसके बाद अगर परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा है तो उस मैक्सिमम सहन करने वाले लोड की वैल्यू को हम लोग बोलेंगे स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन। और डक्टाइल है तो यील्ड स्ट्रेंथ होगा। अगर ब्रिटल है तो अल्टीमेट पर फेल होता है तो उसकी हो जाएगी अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन टेंशन। अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन टेंशन, ये हमारा होता है डियर। अब हम बात करते हैं ये एस वाई टी एस वाई सी, सी की बात करेंगे एस यू सी, ये हो जाएगा एस यू सी। एस यू सी का मतलब होगा अल्टीमेट, यू फॉर अल्टीमेट, एस फॉर स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन, अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन। तो ये हमारे सारे
स्ट्रेंथ की बात होती है डियर। जहां पे भी ये सब दिखेगा, अगर SYT दिखा तो मतलब डक्टाइल मटेरियल की मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात हो रही है। अगर SUT दिखा तो ब्रिटल मटेरियल के मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात हो रही है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि पूरे डिजाइन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आगे बात करते हैं कि देखिए एक टर्म आता है, देखिए अगर हम बात करें स्ट्रेस, यहाँ देखो ये जो मैक्सिमम स्ट्रेस यहाँ पे है, अब इसको और आगे बढ़ाएं। चलिए थोड़ा सा इसको रिमूव करके और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अल्टीमेट पॉइंट जो है यहाँ पे है, उसके स्ट्रेस की बात करेंगे डियर, तो वो मैक्सिमम स्ट्रेस यहाँ पे है, सिग्मा यू यहाँ पे है, और यील्ड पॉइंट यहाँ पे है, तो मैक्सिमम स्ट्रेस सिग्मा वाई यहाँ पे है। हम ये किसी भी डायग्राम से देखते हैं कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ हमेशा ज़्यादा होगा यील्ड स्ट्रेंथ से। जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ ऐसे जाके आगे ऊपर जाएगा और यहाँ से फेल होता है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा अल्टीमेट स्ट्रेंथ आपकी ज़्यादा होती है यील्ड स्ट्रेंथ से। ये चीज़ आपको याद रखना है। बट ये भी याद रखना है कि ब्रिटल मटेरियल अल्टीमेट पॉइंट के बाद अचानक कभी भी फेल हो सकता है, वो हमें फेल्योर इंडिकेशन नहीं देगा। लेकिन डक्टाइल मटेरियल निकिंग स्टार्ट करता है मतलब फेल्योर इंडिकेशन देता है। तो ये हमारा होता है डियर। अब इस पे जब हम लोग डिजाइन करते हैं, डियर, तो डिजाइन हम लोग बेसिकली कैसे करते हैं? दो तरीके से करते हैं। देखिए ये तो हमारा हो गया अल्टीमेट स्ट्रेंथ और वर्किंग स्ट्रेंथ। अब इसकी अभी हम और आगे बात करते हैं। सपोज करिए कि जब हम डिजाइन प्रोसेस की बात करते हैं, तो जब हम लोग डिजाइन प्रोसेस की बात करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे डियर? ऐसे देखिएगा, उसके लिए हम लोग बात करते हैं, ये हमारा कुछ इस तरीके से। चलिए देखिए, जब हम डिजाइन प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, ये थोड़ा सा डिजाइन प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसको हम लोग थोड़ा सा देखने चल रहे हैं। ये कुछ इस तरीके से हमारा होगा। चलिए ये कुछ इस तरीके से हमारा होगा। तो अभी हम लोग हटा के देख लेते हैं। तो हम लोग देखिए, जो हम लोग डिजाइन प्रोसेस की बात कर रहे थे, दो लोड हमारे, देखिए एक हमारे पास अल्टीमेट पॉइंट आया था फॉर ब्रिटल मटेरियल और एक हमारे पास यील्ड पॉइंट आया था फॉर डक्टाइल मटेरियल। इस चीज को आपको याद रखना है। और अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन यील्ड स्ट्रेंथ होता है, इस चीज को भी आपको याद रखना है। अब जब किसी मटेरियल पे हम लोग लोड लगाते हैं डियर, किसी मटेरियल पे हम लोग जो लोड लगाते हैं, तो लोड बेसिकली कितने तरीके से लगाते हैं इसको देखिएगा। लोड हम लोग दो तरीके से लगाते हैं। पहला हम लोग स्टैटिक लोड लगाते हैं और सेकंड हम लोग फ्लक्चुएटिंग लोड लगाते हैं। स्टैटिक लोड का मतलब क्या है डियर? कि किसी भी मटेरियल पे जितना लोड रख दिया वो समय के साथ कांस्टेंट रहेगा। वो लोड उस पर जितना इंटरनल स्ट्रेस इंड्यूस करेगा समय के साथ कांस्टेंट रहेगा, कोई भी स्ट्रेस टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा। ऐसे लोड को बोलते हैं स्टैटिक लोड। और ऐसा लोड जिसमें समय के साथ स्ट्रेस की वैल्यू हमारी क्या हो जाए डियर? फ्लक्चुएट होती रहे, तो ऐसे स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस। और ऐसे लोड को बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग लोड। जैसे मान लो कि एक शाफ्ट हो जाए,
अब इस शाफ्ट में यहाँ पे एक पिंड लगा दिया। अब जब ये रोटेट करेगा, जब नीचे जाएगा तो ये ज़्यादा झटका देगा, ऊपर कम झटके देगा, तो इसके शॉक बदलते रहेंगे, शॉक की वैल्यू चेंज होती रहेगी टाइम के साथ। तो क्या है, कहीं ज़्यादा शॉक देगा, कहीं कम शॉक देगा, मतलब एक ही मास है लेकिन टाइम के साथ लोड की वैल्यू को चेंज कर रहा है, मतलब इंटरनल स्ट्रेस की वैल्यू चेंज हो रही है। तो ऐसे लोड को बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग लोड। और जब हम डिजाइन की बात करेंगे डियर, तो हमेशा फ्लक्चुएटिंग लोड को दो मेथड से यूज करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मेथड नहीं पूछा जाएगा लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा। फ्लक्चुएटिंग लोड को हम लोग डिजाइन करते हैं सोजर बर्ज इक्वेशन एंड दूसरा हम लोग गुड्स मैन लाइन इक्वेशन से इसको सॉल्व करते हैं। जब भी हम लोग फ्लक्चुएटिंग लोड की डिजाइन करेंगे, ये हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन बनता है कि फ्लक्चुएटिंग लोड की डिजाइन हम लोग कैसे करते हैं। तो बाय द हेल्प ऑफ सोजरबर्ग इक्वेशन या बाय द हेल्प ऑफ गुड्समैन लाइन इक्वेशन। सेकेंड बात करते हैं स्टैटिक लोड। तो स्टैटिक लोड की जब भी हम डिजाइन करेंगे डियर, तो पहले समझिए कि स्टैटिक लोड क्या है। जैसे देखिए ये वर्कपीस, अगर इस डायरेक्शन में हमने लोड लगा दिया P लोड लगा दिया, तो ये क्या है, एक ही डायरेक्शन में लोड है। अगर यही वर्कपीस है, इस डायरेक्शन में हमने लोड लगा दिया तो भी यह एक ही डायरेक्शन में लोड है। ऐसे लोड को डियर हम लोग बोलते हैं यूनी एक्सियल लोड या यूनिडायरेक्शनल या यूनी एक्सियल लोड। और ऐसे लोड के लिए सेफ डिजाइन जब प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं, तो बाय द यूज ऑफ सिंपल स्ट्रेस मेथड से इसको हम लोग क्या करते हैं डियर, डिजाइन कर लेते हैं जब केवल एक डायरेक्शन में लोड लगा हो। अगर एक से अधिक डायरेक्शन में लोड लगा हो, मान लो इसमें इधर भी लग जाए और इधर भी लग जाए, इसमें इधर भी लग जाए या ऐसे भी लग जाए, तो अब यहाँ पे क्या है, अगर दो डायरेक्शन में लोड लगे तो इसे बोलेंगे बाई एक्सियल लोडिंग। और अगर तीन डायरेक्शन में लग जाए तो उसे बोलेंगे ट्राई एक्सियल लोडिंग। अब इन दोनों की डिजाइन जब करते हैं डियर, तो यही क्वेश्चन आता है हमारे सिलेबस में। इन दोनों की डिजाइन हम लोग करते हैं थ्योरी ऑफ फेल्योर से। TOF मीन्स थ्योरी ऑफ फेल्योर। यह 5 टाइप की थ्योरी ऑफ फेल्योर होती है। इन्हीं 5 टाइप की थ्योरी ऑफ फेल्योर अप्लाई करके हम लोग इस बाई एक्सियल और ट्राई एक्सियल लोडिंग में सेफ डिजाइन प्रोसेस फाइंड करते हैं। तो ये था हमारा डियर क्या, लोड के अकॉर्डिंग इसका टाइप। अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। लोड के अकॉर्डिंग इसका हमारा टाइप हो गया। देन अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लोड चाहे आपका ब्रिटल मटेरियल पे लगे चाहे डक्टाइल मटेरियल पे लगे, उसकी हम लोग बात करने चल रहे हैं। सपोज करिए, अच्छा देखिए, ये जो थ्योरी ऑफ फेल्योर है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यह एक प्रिडिक्शन होता है, यह 100% फैक्ट, मतलब इट इज नॉट गिवन 100% ट्रू रिजल्ट। थ्योरी ऑफ फेल्योर 100% सही रिजल्ट नहीं देता है, बट इट इज गिवन नियरली द 100%। यह 100% के पास तक रिजल्ट देता है, 100% रिजल्ट नहीं देता है। ये हमारा होता है थ्योरी ऑफ फेल्योर। अब हम आगे बात करने चल रहे हैं डियर। देखिए, सपोज करिए हम आगे बात करने चल रहे हैं। जैसे मान लो कि हम एक डक्टाइल मटेरियल लें और एक ब्रिटल मटेरियल लें। अच्छा, सपोज करो इस डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल का हम एक स्ट्रेंथ ले लें कि डक्टाइल मटेरियल की मैक्सिमम कैपेसिटी 100 किलो न्यूटन है, मतलब 100 किलो न्यूटन के ऊपर यह फेल होना शुरू कर जाए। इसका मतलब इस डक्टाइल मटेरियल की ये जो 100 किलो न्यूटन कैपेसिटी है, इसे हम लोग SYT बोल दें। टेंसाइल लोड लगाया और 100 किलो न्यूटन के ऊपर परमानेंट डिफॉर्मेशन देना शुरू कर दिया।
तो उस मटेरियल की मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी या लोड बेयरिंग कैपेसिटी कितना होगी, 100 किलो न्यूटन। अब मटेरियल डक्टाइल है तो उस मैक्सिमम स्ट्रेंथ को हम लोग लिखेंगे SYT। अब अगर ब्रिटल मटेरियल की मान लो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हम लोग ले लें 200 किलो न्यूटन। अब ये जानते हैं आप कि ब्रिटल मटेरियल अल्टीमेट पॉइंट पे फेल होता है। अब 200 के ऊपर फेल हो रहा है तो मैक्सिमम इस ब्रिटल मटेरियल की जो कैपेसिटी आएगी डियर वो आएगी SUT, अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन टेंशन या यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन। ब्रिटल के लिए अल्टीमेट और डक्टाइल के लिए। अब सपोज करिए कि इस डक्टाइल मटेरियल को 100.1 किलो न्यूटन लोड की वैल्यू बढ़ा दें तो जिस भी वर्क पीस पर क्षमता 100 किलो न्यूटन की थी उस पर अगर हम 100.1 किलो न्यूटन का लोड लगा देंगे तो वह क्या हो जाएगा, अपने टारगेट को नहीं अचीव करेगा, फेल कर, वह मटेरियल हमारा फेल कर जाएगा। यही फेल्योर हमारा। अब अगर ब्रिटल मटेरियल की बात करें तो ब्रिटल मटेरियल में 200.1 किलो न्यूटन का लोड लगा दें तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा। 200 के ऊपर कितना भी लोड लगा दे मटेरियल फेल कर जाएगा। तो अब दोनों को हमें सेफली अगर यूज करना है डियर, चाहे ब्रिटल को चाहे डक्टाइल को, मान लो कि हमें एक शाफ्ट के लिए या एक नट के लिए हम इसकी डिजाइन कर रहे थे, तो अब दोनों को अगर सेफली यूज करना है तो देखो डक्टाइल मटेरियल की मैक्सिमम कैपेसिटी 100 किलो न्यूटन है तो हम उस मटेरियल में अगर 100 किलो न्यूटन लोड यूज करें तो क्या होगा, अगर ब्रिटल मटेरियल की मैक्सिमम कैपेसिटी 200 किलो न्यूटन है तो हम 200 किलो न्यूटन यूज करें तो क्या होगा, आइए समझ ले। देखिए होगा क्या कि सपोज करिए कि आपका एग्जाम 9:30 पे है, आपका घर 8:30 से 9:30 के बीच, आप 8:30 देखिए ये आपका हो गया घर, ये आपका हो गया एग्जाम सेंटर। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस है 60 मिनट की, 60 मिनट की। जब आप सपोज करो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से या 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप जाते हो तो अब आपको क्या है, एग्जैक्ट 60 मिनट तय करना है और आपको 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कांस्टेंट जाना है। तो आप क्या है कि 60 मिनट, 9:30 बजे पेपर है तो आप चाहो तो एग्जैक्ट 8:30 पे निकलो और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप जाओगे तो 60 मिनट में आपके पहुंचने के चांसेस तो हैं, लेकिन बीच में अगर जरा भी 1% फ्लक्चुएशन आया तो आप एग्जाम में लेट हो जाओगे और आपका टारगेट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अब आप चाहोगे डियर कि 8:30 से पहले निकले, आप 8 बजे निकलोगे, 7:30 पे निकलोगे, 7 पर निकलोगे। इसका मतलब क्या है कि जब आपका जो मैक्सिमम लिमिट है उस मैक्सिमम लिमिट पे कभी भी कोई वर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर 100 किलो न्यूटन या 200 किलो न्यूटन पे अगर हम कोई भी वर्क करें, इसमें अगर डियर जरा सा भी फ्लक्चुएशन आया, 0.1 किलो न्यूटन का भी फ्लक्चुएशन लोड की वैल्यू बढ़ने पाई तो यह मटेरियल क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा। ये दोनों मटेरियल हमारे फेल कर जाएंगे। अब हमें इन दोनों को सेफ वर्क कराने के लिए डक्टाइल मटेरियल की अगर मैक्सिमम स्ट्रेंथ 100 किलो न्यूटन है तो 100 किलो न्यूटन से नीचे वर्किंग करना पड़ेगा, और ब्रिटल मटेरियल की मैक्सिमम स्ट्रेंथ अगर 200 किलो न्यूटन है तो 200 किलो न्यूटन से नीचे वर्क करना पड़ेगा। अब उसी के बारे में चलिए डिस्कस करने चल रहे हैं। तो यहां देखिए डियर, अगर हम डक्टाइल मटेरियल हो या ब्रिटल मटेरियल हो, डक्टाइल मटेरियल के लिए SYT मान लो 100 किलो न्यूटन था तो हम चाह रहे हैं कि 100 किलो न्यूटन से कम पर वर्किंग करें। तो जो हम लोग वर्किंग लोड लगाएंगे, वर्किंग मतलब जिस लोड पर हम लोग कार्य करेंगे उसे बोलेंगे वर्किंग लोड। इस लोड की वजह से उस मटेरियल पे जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा उसे बोलेंगे वर्किंग स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस। तो ये हमारा होगा डियर वर्किंग लोड या वर्किंग स्ट्रेस। डक्टाइल मटेरियल के लिए 100 किलो न्यूटन से कम पर लोड वर्क करेंगे, और ब्रिटल मटेरियल के लिए SUT बराबर 200 किलो न्यूटन है तो इससे कम पर हम लोग वर्किंग लोड अप्लाई करेंगे। अब सवाल ये उठता है डियर
कि 200 और 100 से कम पे तो वर्किंग कर रहे हैं, बट कितनी कम पे वर्किंग करें? क्या हम 199 पे, इसको क्या हम 199 पे वर्किंग करें, इसको क्या हम 99 पे वर्किंग करें, या 90 पे करें, या 80 पे करें, या 150 पे करें? इस तरीके से कितने कम पर हम वर्किंग करें कि हमारा वर्क पीस सेफ रहे। तो उसी टर्म को जानने के लिए एक हमारे पास कॉन्सेप्ट आया डियर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। उसी टर्म को निकालने के लिए एक हमारे पास टर्म आया डियर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? इसे बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है डियर? ये होता है किसी भी मटेरियल की मैक्सिमम लिमिट अपॉन वर्किंग स्ट्रेंथ। मान लो किसी मटेरियल की मैक्सिमम स्ट्रेंथ अपॉन वर्किंग स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ अपॉन वर्किंग स्ट्रेंथ इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। मतलब इसका क्या है डियर कि अगर हम ब्रिटल या डक्टाइल मटेरियल के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करें, तो सपोज करो डक्टाइल मटेरियल के लिए मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमारी क्या आती थी? SYT। टेंसाइल के लिए यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन मैक्सिमम लिमिट है अपॉन वर्किंग स्ट्रेंथ। वर्किंग स्ट्रेंथ या वर्किंग स्ट्रेस, स्ट्रेंथ की वजह से ही स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। अगर इसे डक्टाइल मटेरियल के लिए ये हो रहा है, तो ब्रिटल मटेरियल के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी डियर हमारा होता था SUT अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। ये हमारा फार्मूला होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का। अब इस फैक्टर ऑफ सेफ्टी के अकॉर्डिंग जब हम लोग ब्रिटल और डक्टाइल, अच्छा इसकी वैल्यू भी पूछता है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू कितनी होती है। तो इसके लिए हमारे पास जब फार्मूला निकालते हैं डियर, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? देखिए, अगर हमें वर्किंग लोड या स्ट्रेस निकालना हो, तो यहां से क्या हो जाएगा? मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और ब्रिटल या डक्टाइल मटेरियल के लिए मैक्सिमम लोड SYT अपॉन FOS हो जाएगा। यही ब्रिटल मटेरियल के लिए मैक्सिमम लोड SUT अपॉन FOS हो जाएगा। अब इसके लिए देखिए डियर, जो हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात कर रहे हैं, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर डक्टाइल मटेरियल ये होगा FOS इज इक्वल टू मैक्सिमम स्ट्रेंथ यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन अपॉन वर्किंग स्ट्रेंथ। और यही फॉर ब्रिटल मटेरियल की बात करें अगर, तो ये हमारा हो जाएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू SUT अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। और इसकी वैल्यू डियर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू हमेशा 2, 3 और 4 लेते हैं और मैक्सिमम 2 यूज करते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज, तो 2, 3 और 4 लेते हैं और सबसे अधिक 2 यूज करते हैं। कैसे? आइए इसको प्रूव कर लेते हैं कि अगर देखो डक्टाइल मटेरियल के लिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी मान लो 2 ले लिए, तो उस समय क्या होगा? मैक्सिमम उसकी अल्टीमेट यील्ड स्ट्रेंथ कितनी थी? 100 किलो न्यूटन अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर 2 ले लेंगे, तो जो वर्किंग स्ट्रेस निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 50 किलो न्यूटन का। अगर डियर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 ले लिए, तो 100 किलो न्यूटन मैक्सिमम लोड है, वो हमारा 50 किलो न्यूटन वर्किंग लोड लगाएंगे तो आराम से मटेरियल सेफ रहेगा। उसकी लिमिट से आधे पर वर्क कर रहे हैं, तो ये हमारा आसानी से सेफ रहेगा। अब वही चीज़ अगर हम बात करें कि डक्टाइल के बाद ब्रिटल मटेरियल के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 ले लें, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ 200 थी, अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 रख देंगे, तो वर्किंग स्ट्रेंथ जो हमारी निकलेगी वो आएगी 100 किलो न्यूटन। तो 200 किलो न्यूटन आपका
लोड लगाने की मैक्सिमम क्षमता थी और 100 किलो न्यूटन पे वर्क करेंगे तो मटेरियल आसानी से सेफ रहे। अच्छा, सवाल ये उठता है कि अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 ले लें तो क्या होगा। अगर 1 ले लेंगे डियर तो देखो क्या होगा, ब्रिटल मटेरियल के लिए 200 बटे हम यहाँ पे क्या कर दें, इसको 200 करना पड़ेगा, तब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। अल्टीमेट स्ट्रेंथ अपॉन वर्किंग स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 200 करेंगे तब फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू 1 आएगी। इसका मतलब वर्किंग स्ट्रेंथ को अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बराबर लोड लगाना पड़ेगा तब फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू 1 आएगी और ये 100% फेल होने के चांस हैं। तो इसीलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 हम लोग नहीं यूज करेंगे। हम लोग कितना यूज करेंगे, 2, 3 और 4 और मैक्सिमम हम लोग कितना यूज करेंगे, 2 यूज करेंगे। तो चलिए डियर आगे देखते हैं हम लोग इसको। इन एलिमेंट का मान लो SYT 100 किलो न्यूटन था, क्या हम इस पर 100 किलो न्यूटन का जो वर्किंग लोड है इस पर हम कार्य करें, ये हमारा मैक्सिमम है। अब उस पर अगर हम कोई लोड लगाकर वर्क कर रहे हैं तो वर्किंग लोड का वर्किंग स्ट्रेंथ आएगा, वर्किंग लोड का वर्किंग स्ट्रेंथ हम 100 किलो न्यूटन का नहीं, 100 किलो कार्य कर रहे हैं और जरा सा भी 1.1 किलो न्यूटन का लोड बढ़ जाएगा, मटेरियल विल बी फेल, मटेरियल क्या हो जाएगा। हम चाहेंगे कि इस वर्किंग स्ट्रेंथ को हमेशा कम यूज करेंगे, इससे 100 किलो टन से। इसका मतलब डियर क्या हो गया, अगर हम बात करें वर्किंग स्ट्रेंथ की तो वर्किंग स्ट्रेंथ हमारी हमेशा कम होगी इसकी यील्ड स्ट्रेंथ से। मटेरियल की अगर डक्टाइल है इससे यील्ड स्ट्रेंथ से, और अगर यही ब्रिटल होता, ब्रिटल के लिए वर्किंग स्ट्रेंथ हमेशा कम रखी जाती। डक्टाइल है तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ यील्ड हो जाएगी और ब्रिटल होगा मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो ये 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। वर्किंग स्ट्रेंथ इज ऑलवेज लेस देन यील्ड स्ट्रेंथ या वर्किंग स्ट्रेंथ इज ऑलवेज लेस देन अल्टीमेट। अब इसे स्ट्रेस के फॉर्म में भी अगर हम लोग डिवाइड करना चाहें या लिखना चाहें, जब वर्किंग स्ट्रेंथ अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर जो स्ट्रेस इंड्यूस होता है वह मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा, वर्किंग स्ट्रेस। और जो मैक्सिमम लोड की वैल्यू बढ़ा दिए उस लोड पर जितना इंटरनल स्ट्रेस इंड्यूस्ड हुआ होगा उसे हम डक्टाइल मटेरियल के लिए यील्ड स्ट्रेस बोलेंगे और ब्रिटल मटेरियल के लिए अल्टीमेट स्ट्रेस। तो स्ट्रेस के फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो वर्किंग स्ट्रेंथ की जो स्ट्रेस आती है उसे बोलते हैं वर्किंग स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस इज ऑलवेज लेस देन यील्ड स्ट्रेस। इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो इसकी स्ट्रेस भी ज्यादा होगा। यील्ड स्ट्रेस या ऑब्लिक में कर सकते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। ये हमारा एक विशेष और इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है डियर के लिए, किसी भी मटेरियल की डिजाइन करने के लिए। जिस मटेरियल की मैक्सिमम कैपेसिटी पता हो तो उससे कम पर हम लोग हमेशा वर्किंग करते हैं ताकि मटेरियल हमारा ज्यादा दिन तक सुरक्षित वर्क करता रहे विदाउट फेल। अब एक सवाल क्वेश्चन मन में आता है डियर कि ये हमारा 100 किलो न्यूटन मैक्सिमम लिमिट था, तो इससे कम पर हम वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन कितने कम पर वर्किंग कर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है डियर कि जो हम लोग वर्किंग स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कि लो पर तो वर्क करेंगे, लेकिन कितना लो पर वर्क करेंगे, कितना लो पर वर्क करेंगे। तो उसी के लिए डियर एक टर्म आया, उसी के लिए एक टर्म आया फैक्टर ऑफ, उसी के लिए
एक टर्म आया डियर फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इसका पूरा नाम होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। मतलब क्या है डियर, देखिए हमें क्या निकालना था, हम वर्किंग लोड या वर्किंग स्ट्रेस निकालना चाह रहे हैं, कितना उस मटेरियल पे मैक्सिमम लोड या स्ट्रेस को हम लोग अप्लाई करें जिससे हमारा मटेरियल सेफ रहेगा। तो वर्किंग लोड या वर्किंग स्ट्रेस बराबर डियर हम लोग क्या करते हैं, जो उस मटेरियल की मैक्सिमम कैपेसिटी है, जैसे यील्ड स्ट्रेंथ या यील्ड स्ट्रेस या स्ट्रेंथ अपॉन में कर देंगे फैक्टर ऑफ, मतलब अगर हम बात करें स्ट्रेस ऑफ वर्किंग इज इक्वल टू, तो ये हमारा हो जाएगा यील्ड स्ट्रेंथ, देखो इसको हम SYT भी लिख सकते हैं, एस तो हम लोग इस तरीके से SYT अपॉन FOS लिख सकते हैं। ये हमारा होता है डियर, कितना हम लोग वर्किंग स्ट्रेस को कम रखेंगे तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ में फैक्टर ऑफ सेफ्टी का भाग करके जितनी वैल्यू आएगी उतना हम लोग रखेंगे। अगर मटेरियल डक्टाइल होगा, अगर ब्रिटल मटेरियल होगा तो उसके लिए जो वर्किंग स्ट्रेस होगा, कितना वर्किंग स्ट्रेस या कितना वर्किंग लोड लगाएंगे, तो ब्रिटल मटेरियल के लिए मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होती है डियर, वो होती है अल्टीमेट स्ट्रेस या स्ट्रेंथ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। वर्किंग स्ट्रेंथ इज इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेंथ W इज इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेंथ SUT अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ब्रिटल मटेरियल के डियर, ब्रिटल मटेरियल के लिए वर्किंग स्ट्रेस या वर्किंग लोड की वैल्यू निकालेंगे तो वो होगा अल्टीमेट स्ट्रेंथ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और डक्टाइल मटेरियल के लिए यील्ड स्ट्रेंथ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब सवाल ये मन में उठेगा डियर कि इसकी 100 वैल्यू थी, हमने यील्ड स्ट्रेंथ 100 लिया था, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू क्या रखते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू डियर FOS की वैल्यू हमेशा 2, 3 या 4 लेते हैं, 2, 3 या 4 लेते हैं, और मैक्सिमम के केस में मैक्सिमम 2 का यूज करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए। इसको भी हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कि क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब यही होता है, FOS इज इक्वल टू होता है देखिए यील्ड लोड या स्ट्रेंथ अपॉन वर्किंग लोड या स्ट्रेंथ। आप यील्ड की जगह अल्टीमेट कर देंगे तो ब्रिटल के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इस चीज को आपको समझ। आप सपोज करिए कि उस मटेरियल की, देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर हमें निकालना हो, उस मटेरियल की 100 किलो न्यूटन कौन सी स्ट्रेंथ थी, मैक्सिमम डक्टाइल स्ट्रेंथ। अब अगर उस पर हम लोग 100 किलो न्यूटन का वर्किंग लोड लगा देंगे, ये दोनों कट जाएगा, वैल्यू आएगी 1, और इस पर 100% क्या रहेगा, रिस्क रहेगा मटेरियल के फेल होने पर। मतलब डियर जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू कितनी आई 1, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 1, तो मटेरियल के फेल होने के चांसेस 100% हैं, तो हम कभी भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू 1 यूज नहीं करेंगे। अब अगर 2 की बात करें, 2 का मतलब क्या होता है डियर, 2 का मतलब ये है यील्ड स्ट्रेंथ। देखिए यील्ड लोड हमारा 100 किलो और वर्किंग लोड हम लोग 50 किलो न्यूटन आए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लोड की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 100 किलो न्यूटन और हम 50 किलो न्यूटन पे कर रहे हैं, उस स्ट्रेंथ के आधे पर वर्क कर रहे हैं, हमारा मटेरियल
लाइफ टाइम तक, बहुत रेयर केस। अब अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू 3 रखेंगे तो इसका मतलब 100 किलो न्यूटन मैक्सिमम लोड कैपेसिटी है, तो डिवाइड बाय 3 कर देंगे, जो वर्किंग लोड आएगा 40.6। आप समझिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 लेने पर 100 किलो न्यूटन और हम 33 किलो न्यूटन पे वर्क कर रहे हैं, तो उसकी क्षमता से 1/3 पे वर्क कर रहे हैं, वह कभी नहीं फेल होगा। लेकिन जब क्षमता 100 है, हम 1/3 पे क्यों वर्क करें, हम और इफिशिएंसी बढ़ाएंगे, हम लगभग 50% पर वर्क करते हैं। मतलब हम चाहेंगे कि मैक्सिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना यूज करें। आई होप यहाँ से आपको एक बेसिक आइडिया स्ट्रक्चर मिला होगा कि मटेरियल कैटेगरी की ब्रिटल मटेरियल अल्टीमेट पॉइंट के बाद फेल होगा, तो उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होगी, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। और डक्टाइल मटेरियल आपका यील्ड पॉइंट पर फेल होगा, तो उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ यील्ड स्ट्रेंथ होगी। उस यील्ड स्ट्रेंथ के नीचे या अल्टीमेट स्ट्रेंथ के नीचे हम लोग हमेशा वर्क करेंगे, तो वही वर्किंग स्ट्रेंथ हम लोग निकाल रहे थे। वर्किंग लोड जब वर्किंग स्ट्रेंथ बराबर होता था यील्ड स्ट्रेंथ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी या अल्टीमेट स्ट्रेंथ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू मैक्सिमम के केस में हम लोग को यूज। इसकी वैल्यू अगर पूछा जाएगा 2, 3, 4 होती, 4 ले लेंगे तो बहुत कम हो जाएगा। 100 है, 4 ले लिए तो लगभग 25 किलो न्यूटन आएगा, मतलब 1/4 काफी। जब हमारे पास 100 की कैपेसिटी है तो 1/4 भी करेंगे तो इफिशिएंसी कम आएगी, इसीलिए हम लोग लगभग 2 फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 पर इसका। ये था डियर हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन का मशीन। बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा क्या था, मशीन डिजाइन का। इसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग ये डेफिनेशन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। इस डेफिनेशन के बाद अब देखो, जो हम डिजाइन ऑफ शाफ्ट की बात कर रहे हैं, तो इसी के लिए सबसे पहले हमें इस शाफ्ट के मटेरियल को फिक्स करना होगा। शाफ्ट हमारी प्लास्टिक की बने, मेटल की बने, मेटल में एलॉय स्टील की बने, कास्ट आयरन की बने। देन उसके बाद उस पर हम लोग डिजाइन डायमीटर और लंबाई को फाइंड करते थे, और कौन सा प्रोसेस अप्लाई करके, इसी प्रोसेस के थ्रू हम लोग उसको फाइंड करते थे। तो ये हमारा डियर क्या होता था, एक डिजाइन प्रोसेस का इंट्रोडक्शन पार्ट होता था। अब इसमें देखिए हम लोगों ने ये सीखा कि जब डिजाइन करेंगे तो 2 मटेरियल होंगे, एक हमारे पास होगा टाइल, एक होगा, दोनों के लिए स्ट्रेंथ हम लोग निकालेंगे। अब उसके लिए एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आता है डियर, वो सब तो हम लोग निकाल लेंगे और ये पूरा का पूरा डिजाइन में यूज किया जाएगा। इसके बाद डियर हमारा क्या होता है कि किसी भी मटेरियल में जो हम लोग लोड लगा रहे हैं, वह लोड 2 तरीके का अप्लाई किया जाता है। वह लोड 2 तरीके का अप्लाई किया जाता है। फर्स्ट आपका स्टैटिक लोड अप्लाई किया जाता है और सेकंड आपका डायनामिक लोड अप्लाई किया जाता है। डायनामिक या फ्लक्चुएटिंग लोड, इसी को बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग लोड। तो लोड बेसिक हमारे पास क्या होता है, स्टैटिक एंड फ्लक्चुएटिंग लोड होते हैं। स्टैटिक लोड का मतलब यह है डियर कि मान लो किसी मशीन की 100 किलो न्यूटन लोड सहन करने की क्षमता है, उस पर हमने 50 किलो न्यूटन का लोड लगा दिया, तो वह 50 किलो न्यूटन का लोड समय के साथ कांस्टेंट रहेगा, नहीं बदलेगा, और उस 50 किलो न्यूटन की वजह से उस मटेरियल में जो इंटरनल स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा वह हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। तो ऐसे लोड की वैल्यू जो समय के साथ ना चेंज हो, उसके स्ट्रेस हमेशा कांस्टेंट रहें, ऐसे लोड को बोलते हैं स्टैटिक लोड। और ऐसे लोड जैसे सपोज करिए कि एक शाफ्ट हो, इस शाफ्ट पर एक हमने ऐसे गुटका बांध दिया। अच्छा, जब ये शाफ्ट ऐसे रोटेट करेगी, ये गुटका जब ऊपर जाएगा तो ऊपर इसका थ्रस्ट फोर्स कम लगेगा, लेकिन जब ये नीचे आएगा
यहाँ पे आएगा तो ज्यादा शाफ्ट को थ्रस्ट फोर्स मारेगा। इसका मतलब शाफ्ट पर जो गुटका लगाया है उसका मान तो सेम है, मास उसका कांस्टेंट है, लेकिन ऊपर ज्यादा कम थ्रस्ट फोर्स लगाएगा, नीचे ज्यादा थ्रस्ट फोर्स लगाएगा। तो इस तरीके से समय के साथ इसमें क्या हो रहा है, लोड की वैल्यू चेंज होगी तो स्ट्रेस की वैल्यू चेंज होगी। ऐसे लोड को बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग लोड। तो दो तरीके के हम लोग लोड लगाते हैं डियर किसी भी मशीन में डिजाइन करने के लिए, एक होता है स्टैटिक और एक होता है फ्लक्चुएटिंग। अब यहाँ पे समझिए डियर कि फ्लक्चुएटिंग लोड की डिजाइन जब भी हम लोग करेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। उसके लिए आपको दो इक्वेशन याद करनी होगी। फ्लक्चुएटिंग लोड की जब डिजाइन करेंगे तो उसके लिए दो इक्वेशन याद करनी होगी। पहला आपका होगा सोजरबर्ग इक्वेशन, और सेकंड आपका होगा गुड्स मैन लाइन इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन हम लोगों को नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका नाम याद रखना है कि किसी भी फ्लक्चुएटिंग लोड की सेफ डिजाइन के लिए जो हम लोग मेथड यूज करेंगे वो यूज करते हैं सोजरबर्ग इक्वेशन एंड गुड्समैन लाइन इक्वेशन। अब स्टैटिक में आ जाइए डियर। स्टैटिक में हम लोग क्या करते हैं, जब लोड हमारा स्टैटिक होता है तो स्टैटिक लोड आपका दो तरीके से लगाया जाता है। पहला आपका होता है यूनिडायरेक्शनल लोड, और दूसरा यूनिडायरेक्शनल को यूनिएक्सियल भी बोलते हैं, यूनिएक्सियल लोड, और दूसरा हमारा होता है बाई एक्सियल या ट्राई एक्सियल लोड। यूनिडायरेक्शनल में क्या होता है डियर, देखो एक तरफ जैसे मान लो कि ये वर्क पीस है, इस वर्क पीस में इस डायरेक्शन में लोड P लगे, इस डायरेक्शन में P लगे, एक ही डायरेक्शन में लोड हमारा लग रहा हो, ऐसे लोड की वैल्यू को बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल लोड। ये वर्क पीस है, यहां लोड लग जाए, यहां लोड लग जाए, एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। ये वर्क पीस है, यहां लोड लग जाए, यहां लोड लग जाए, मतलब या तो एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में या जेड डायरेक्शन में, किसी भी एक डायरेक्शन में हमारा लोड लग जाए तो ऐसे लोड को बोलते हैं डियर यूनिडायरेक्शनल लोड। इसको जब हम डिजाइन में यूज करते हैं तो ये हम लोग क्या करते हैं, सिंपल मेथड से, सिंपल स्ट्रेस मेथड से इसकी डिजाइन हम लोग करते हैं। किस मेथड से करते हैं डियर, सिंपल स्ट्रेस मेथड से इसकी हम लोग डिजाइन करते हैं। आगे सीखेंगे सिंपल स्ट्रेस मेथड से इसकी डिजाइन हम लोग कर लेते हैं। लेकिन जब बाई एक्सियल और ट्राई एक्सियल लोड हो जाए, बाई एक्सियल का मतलब एक्स एक्सिस में लोड लग जाए P1 और वाई एक्सिस में लग जाए P2, एक से अधिक डायरेक्शन में लोड लग जाए, यहां जेड एक्सिस में लग जाए P3, यहां लग जाए P1, इधर भी P1, इधर P2। अब यहाँ पे क्या है, ट्राई एक्सियल लोडिंग हो गई, तीन डायरेक्शन में लोड लग रहा है, तो दो डायरेक्शन या तीन डायरेक्शन में एक ही कंपोनेंट पर जब हमारा लोड लगता है तो ऐसे लोड को हम लोग बोलते हैं डियर बाई एक्सियल या ट्राई एक्सियल लोडिंग। अब इन दोनों की डिजाइन करने के लिए, क्योंकि कांस्टेंट स्ट्रेस की वैल्यू है और बाई एक्सियल या ट्राई एक्सियल है, तो ऐसे वर्कपीस की सेफ डिजाइन के लिए डियर हम लोग यूज करते हैं थ्योरी ऑफ फेल्योर। हम लोग क्या यूज करते हैं, ऐसे वर्कपीस की सेफ डिजाइन के लिए हम लोग यूज करते हैं TOF। इसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ फेल्योर। थ्योरी ऑफ फेल्योर हम लोग यूज करेंगे, क्वेश्चन यही ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। स्टैटिक लोडिंग के लिए थ्योरी ऑफ फेल्योर यूज करेंगे सेफ डिजाइन के लिए, वो भी थ्योरी ऑफ फेल्योर तब लगाएंगे जब मटेरियल हमारा बाई एक्सियल या ट्राई एक्सियल लोडिंग में हो, दो या दो से अधिक लोड उस पर अप्लाई हो रहे हों, और जब केवल एक ही एक्सिस में लोड अप्लाई हो रहा हो तो उसे सिंपल स्ट्रेस मेथड से फाइंड करते हैं। हम लोग इसे नेक्स्ट लेक्चर में यह भी देखेंगे कि सिंपल स्ट्रेस मेथड से कैसे फाइंड
और जब डायनेमिक लोडिंग हमारा होता है डियर, लोड लगातार फ्लक्चुएट करता रहे, चेंज होता रहे, तो उस डायनेमिक लोडिंग में जो हम लोग सेफ डिजाइन यूज करेंगे, सोजरबर्ग इक्वेशन एंड गुड्समैन लाइन इक्वेशन। बस ऑब्जेक्टिव में यही लाइन आएगी कि फॉर डिजाइन ऑफ फ्लक्चुएटिंग लोड विच इक्वेशन आर यूज। ऑप्शन ए देगा थ्योरी ऑफ फेल्योर, ऑप्शन ए देगा थ्योरी ऑफ फेल्योर, ऑप्शन बी देगा सिंपल स्ट्रेस मेथड, ऑप्शन सी देगा गुड्समैन लाइन इक्वेशन एंड ऑप्शन डी दे देगा एनी ऑल ऑफ दिस। तो हम लोग फ्लक्चुएटिंग लोड के लिए गुड्समैन लाइन इक्वेशन यूज करते हैं, ये चीज आपको याद रखना। ये हमारा हो गया डियर डिजाइन प्रोसेस, जिसमें हम लोग लोड के अकॉर्डिंग डिजाइन करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थ्योरी ऑफ फेल्योर पढ़ेंगे। 5 थ्योरी ऑफ फेल्योर होती है, इसके टाइप की बात करेंगे तो 5 थ्योरी ऑफ फेल्योर होती है। इन 5 थ्योरी ऑफ फेल्योर का इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड फार्मूले पढ़ेंगे और डायग्राम पढ़ेंगे। ये थ्योरी ऑफ फेल्योर कुछ नहीं होता है, यह एक प्रेडिक्शन होता है। प्रेडिक्शन का मतलब यह 100% ट्रू नहीं होता है, लेकिन नियरली 100% होता है। अगर कोई चीज थ्योरी ऑफ फेल्योर के अकॉर्डिंग हम लोग डिजाइन कर रहे हैं तो हम लोग ये ना माने कि हमारा मटेरियल 100% सेफ हो, लेकिन नियरली 100% हमारा सेफ होता है। यह नियरली 100% होता है। यह एक प्रिडिक्शन थ्योरी होती है कि किसी मटेरियल की मैक्सिमम लाइफ को हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं बाय द यूज ऑफ थ्योरी ऑफ। तो ये हमारा हो गया डियर। देखिए, फाइंडिंग ए सेफ वैल्यू ऑफ द डिजाइन पैरामीटर ऑफ दैट मशीन, एवरी मशीन डिजाइन सेट ऑफ पैरामीटर इज आल्सो कॉल्ड डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट। जितने भी पैरामीटर होंगे उनके सेट को हम लोग ही मशीन डिजाइन कंपोनेंट या मशीन डिजाइन कहते हैं। जैसे लोड के अकॉर्डिंग तो हमने डिजाइन किया। अब इसमें देखिए, जब हम लोड के अकॉर्डिंग कर रहे थे तो वो कहला रहा था, अगर स्टैटिक लोडिंग के अकॉर्डिंग हम लोग डिजाइन करेंगे, लोड 2 तरीके का होगा, एक स्टैटिक और एक फ्लक्चुएटिंग। जब स्टैटिक लोड के अकॉर्डिंग हम लोग डिजाइन करेंगे तो वो कहलाएगा डिजाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोडिंग, और अगर फ्लक्चुएटिंग लोडिंग के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे तो वो कहलाएगा डिजाइन अगेंस्ट फ्लक्चुएटिंग लोड। अब यहाँ पे देखिए, स्टैटिक लोड में, अंडर स्टैटिक लोडिंग में टाइप्स ऑफ जो फेल्योर हमारे होंगे, टाइप्स ऑफ फेल्योर। स्टैटिक लोड में अगर डक्टाइल मटेरियल है तो यील्ड पॉइंट के नीचे अगर लोड लगाएंगे वह मटेरियल फेल नहीं होगा, लेकिन यील्ड पॉइंट के ऊपर लगाएंगे तो फेल हो जाएगा। परमानेंट लोड कितना भी लगा दे, 10 किलो न्यूटन सहने की क्षमता थी और लगातार हम 20 किलो न्यूटन अप्लाई कर दिए तो वो फेल हो जाएगा। ये हमारा हो गया। तो यील्डिंग में हमारा क्या होता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, जिसे बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। कोई भी मटेरियल अपने शेप और साइज को चेंज कर दे और दोबारा अपने शेप और साइज को रिगेन ना करे, उसे बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन या परमानेंट डिफॉर्मेशन। दिस फेल्योर अकर्स इन डक्टाइल मटेरियल। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो होगा वो कैसा होता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। दैट मीन्स, जैसे सपोज करिए ये वर्क पीस था, अब इस पे हमने इस तरह से लोड लगा दिया तो ये क्या करेगा, अपने साइज को ऐसे बढ़ा लिया। अब ये जो बढ़ा हुआ साइज है दोबारा यह अपने साइज को रिगेन नहीं कर पाएगा, तो यह डिफॉर्मेशन कहलाता है परमानेंट डिफॉर्मेशन या प्लास्टिक। देखिए, दिस फेल्योर अकर्स इन डक्टाइल मटेरियल। अब यह साइज को बढ़ा रहा है तो डक्टाइल मटेरियल है तभी अपने साइज को बढ़ा पाएगा। ब्रिटल होता तो बिना साइज बढ़ाए ही फेल कर जाता, या साइज बढ़ाता तो अप टू 5% ही इंक्रीज कर पाता। एंड इट इज नॉट एबल टू डू द वर्क प्रॉपरली। जब यह अपने साइज को बढ़ा देगा तो जो ये वाली साइज हमारी जिस पर्पज के लिए डिजाइन की गई थी, अगर उसका साइज बढ़ गया तो वह उस पर्पज को फुलफिल नहीं कर पाएगी, और इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं फेल्योर। इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं फेल्योर, और इसी फेल्योर को सेफ रखने के लिए हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं मशीन डिजाइन। तो ये हमारा होता है।
जो फ्रैक्चर, अगर ब्रिटल मटेरियल की बात करेंगे तो उसमें हमारा क्या होता है, फ्रैक्चर होता है। डक्टाइल मटेरियल में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है और ब्रिटल मटेरियल सडन ब्रेक करता है, विदाउट आपका इंडिकेशन दिए सडन ब्रेक करता है। तो ब्रिटल मटेरियल फ्रैक्चर होगा और फ्रैक्चर कैसा होता है, इट इज नॉट एबल टू फंक्शन या नॉट एबल टू वर्क। जब कोई मटेरियल 2 भागों में टूट जाए, 3 भागों में टूट जाए, तो जिस पर्पज के लिए बनाया गया हो उस पर्पज को फुलफिल नहीं कर पाएगा, ये हमारा कहलाएगा ब्रिटल मटेरियल का फेल्योर। तो ये है आपका इन केस ऑफ ब्रिटल मटेरियल था और इसके पहले इन केस ऑफ डक्टाइल मटेरियल। इसमें जब हम लोग टेंशन टेस्ट की बात कर रहे थे किसी मटेरियल में, तो हम लोग क्या समझेंगे डियर कि सिंपल टेंशन टेस्ट में अगर कोई मटेरियल है तो क्या SUT इज ग्रेटर देन SYT होता है, यह है वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ टेंसाइल इज ग्रेटर देन यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ टेंसाइल होता है क्या, आइए देख लेते हैं। जब हम डियर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की बात कर रहे थे तो मटेरियल ऐसे जाके ऐसे फेल हो रहा था, इसका मतलब यहाँ पे क्या था, यील्ड पॉइंट था और यहाँ पे क्या था, अल्टीमेट पॉइंट था। अगर स्ट्रेस की बात करेंगे तो ये जो मैक्सिमम स्ट्रेस यहाँ पे आ रहा है इस जगह पे वो सिग्मा यील्ड आ रहा है। और अगर हम अल्टीमेट स्ट्रेस की बात करेंगे तो ये हम हमेशा जानते हैं कि यह अल्टीमेट स्ट्रेस इस पॉइंट से ऊपर बनेगा। ये जो स्ट्रेस हो गया आपका वो हो गया अल्टीमेट स्ट्रेस। अच्छा, अब आप देखिए कि जिस मटेरियल में स्ट्रेस की वैल्यू ज़्यादा हो इसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। तो इस डायग्राम से अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन यील्ड स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। तो हम ये कह सकते हैं डियर, स्ट्रेंथ ऑफ अल्टीमेट इन टेंसाइल इज ग्रेटर देन स्ट्रेंथ ऑफ यील्ड इन टेंसाइल। ये चीज आपको याद रखनी है। लोड के अकॉर्डिंग यूनिएक्सियल का मतलब स्ट्रेस इज वन डायरेक्शन। जब हम लोड, मान लो ये बॉडी है, एक डायरेक्शन में लोड लगा दें तो इसके अंदर जो स्ट्रेस इंड्यूज होगा वो एक डायरेक्शन में इंड्यूज होगा। ऐसे स्ट्रेस को बोलेंगे स्ट्रेस इज वन डायरेक्शन। अगर एक डायरेक्शन और हम लोग लगा दें तो अब इसकी वजह से भी स्ट्रेस हमारा इंड्यूज होगा, तो ये हमारा कहलाएगा बाई एक्सियल। और 3 लोड लगा दें तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस हमारा इंड्यूज होगा उसे बोलेंगे ट्राई एक्सियल। तो ये हमारा हो गया। बाई एक्सियल में क्या होगा, स्ट्रेस इन डिफरेंट डायरेक्शन लाइक दैट 2 डायरेक्शन, जिसे हम लोग थ्योरी ऑफ फेल्योर से सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे डियर, नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ फेल्योर को डिस्कस करेंगे, जिसे हम लोग कहेंगे थ्योरी ऑफ फेल्योर। तो ये हम लोग क्या करेंगे डियर, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये सीखा कि मशीन डिजाइन सब्जेक्ट क्या होता है और किसी कंपोनेंट की अगर हम डिजाइन स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या क्या स्टेप यूज करते हैं, कौन कौन सी स्ट्रेंथ यूज करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने सीखा। आई होप आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो चलिए डियर, हम लोग आज का टॉपिक यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू माय डियर।